प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर के बारे में बात करना है हमें। इससे पहले आपने कभी सुना है ये प्री प्रोसेसर? मैक्रोज एंड प्री प्रोसेसर, ऐसा बोलता हूँ, मैक्रोज एंड प्री प्रोसेसर। आप जो भी सी प्रोग्रामिंग में हैश वाले कमांड्स लिखते हो, जैसे कि हैश इंक्लूड, तो ये एक मैक्रो है। आप लिखते हो हैश डिफाइन, ये एक मैक्रो है। और उसके बाद आप जैसे हैश इफ लिखते हो, हैश इफ, ये हो गया। अलग अलग है, बहुत सारे हैश इफ, एंड इफ करके भी, एंड इफ भी होता है। फिर बहुत सारे हैं। तो ये जितने भी हैं इनको मैक्रोज बोला जाता है। इसका क्या वर्किंग है बताता हूँ। अब इंटरनली देखो क्या होता है। मान लेते हैं आपने प्रोग्राम लिखा है सी का, उसका कुछ एक्सटेंशन दिया हुआ है A.C, और यहाँ पे प्रोग्राम लिखे हुए है लाइंस, आपने 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ लाइंस लिखी हुई है। आपका ये 5 लाइन का प्रोग्राम है। हाँ, ऊपर एक हेडर फाइल भी लिखी हुई है, हैश इंक्लूड stdio.h। एक लाइन और लिखी है, हैश इंक्लूड conio.h मान लेते हैं। तो जब आप पहली बार कंपाइल करते हो ना इसको, कंपाइल, तो होता क्या पता है? कंपाइलर ना प्री प्रोसेसर से ये बोलता है, कंपाइलर, कि जाओ तुम पहले उस प्रोग्राम की हैश वाली लाइंस है ना उसे चला लो, मुझे कंपाइल करना है पूरे प्रोग्राम को, तो तुम पहले अपनी हैश वाली लाइंस चला लो। तो प्री प्रोसेसर आएगा, हैश वाली जो भी लाइंस है सिर्फ उसे चलाना है। हैश के बाद जो कुछ लिखा होता है उसको वो कमांड मानता है। हैश के आगे जो कुछ लिखा होगा वो कमांड होगा। प्री प्रोसेसर के लिए ध्यान रखना, प्री प्रोसेसर के लिए कमांड होता है, हैश के आगे जो कुछ लिखा होगा। तो मान लेते हैं दिस इज इंक्लूड, इंक्लूड इज अ कमांड। क्या कमांड है उसको? कि stdio.h नाम की जो फाइल है उसको इंक्लूड कर लो प्रोग्राम के अंदर। और stdio.h फाइल के अंदर टोटल 700 लाइन या 1000 लाइन का प्रोग्राम लिखा हुआ है, और वो 1000 लाइन का प्रोग्राम इधर इसको एक्सपांड कर दो इंटरनली पूरा। 1000 लाइन का प्रोग्राम आपका नीचे 5 लाइन है वो रहने दो, वो करता है। फिर अगली लाइन पढ़ता है conio.h, फिर से हैश इंक्लूड, क्या इंक्लूड करना है? प्री प्रोसेसर कर रहा है, तो conio.h के अंदर भी 500 700 1000 जो भी लाइन है उसे स्क्रीन पे ला देता है। तो स्क्रीन पे टोटल 2000 और आपके 5 लाइन का प्रोग्राम, 2005 लाइन का प्रोग्राम हो गया टोटल। टोटल इसको कंपाइल करता है कंपाइलर, 2005 लाइन को। आपके सिर्फ 5 लाइन को नहीं करता, 2005। हाँ, मैं 2005 एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, ये 20,005 भी हो सकता है, 7,005 भी हो सकता है। मैं बस आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि वो जो लाइंस होती है ना वो यहाँ पे आती है और वो एक्सपांड होती है इसके अंदर। अब मान लेते हैं वो लाइंस डायरेक्टली एक्सपांडेड होती, आपको दिखती। कभी आप बैक स्पेस दबा रहे हो अपने प्रोग्राम में कुछ चेंजेस करने के लिए, गलती से बैक स्पेस ज्यादा देर तक दब जाए तो हो सकता है उन लाइंस में से कुछ चला जाए। वो कैसे करोगे फिर? उससे अच्छा वो एक सिंगल लाइन है बहुत है, वो चली भी गई तो आपको याद है। लेकिन 1000 2000 लाइंस कहाँ से याद करोगे आप? आपको अपना ही प्रोग्राम याद नहीं है तो वो कहाँ से याद करोगे? पहली बात तो ये है। तो फिर इसके लिए वो उस तरीके से किया हुआ है, अच्छा है। वैसे ही जावा में ना पैकेज बोला जाता है, पैकेज। आपको लगता है कि किसी फाइल के अंदर कुछ चीजें रखी हुई है, आपको उसे यूज करना है, तो आपको इंपोर्ट लिखना पड़ेगा। इंपोर्ट, बाकी वो जिस फोल्डर के अंदर है और उस फाइल का नाम, तो उसके अंदर जितनी लाइन लिखी हुई है ना वो स्क्रीन पे आ जाती है। जावा में भी होता है, पाइथन में भी होता है, सी प्लस प्लस में तो लिखते ही है हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, हैश इंक्लूड conio.h। क्यों? ये इसी वजह से, क्योंकि हमें ना हमेशा लाइब्रेरी फाइल की जरूरत पड़ने ही वाली है किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए। और इस तरीके से पाइथन में नहीं लिखते लाइब्रेरी फाइल, वो इंटरनली सब ऑलरेडी सेट है, हमें लिखने की जरूरत है। हाँ, लेकिन कोई बाहर से आप डाउनलोड करते हो टर्टल या फिर numpy, pandas, matplotlib, ऐसे मशीन लर्निंग की लाइब्रेरीज है अभी बहुत सारी, उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी। तो ऐसी चीजें हैं, ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रख। चलो और आगे चलते हैं। इसके बाद 1 मिनट खाली, हाँ अभी मैं आपको ये बता देता हूँ, यहाँ पे एक्सटेंड नहीं हुआ है, खाली चेक कर लो। इसमें नहीं दिख रहा है ना, इसके लिए डिस्प्ले, ठीक है चलो जाने दो, देखता हूँ बाद में। यहाँ तक आपको ये चीजें समझ में आ चुकी हैं, ये जो मैंने बताया। अब आते हैं उसके ऊपर। सबसे पहली बात, इसको अभी अपने पेंट में आते हैं। देखो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले आपको लिखता हूँ हैश
डिफाइन, इंक्लूड आपको पता है, डिफाइन। और लिख देता हूं कि पाई ये वर्ड, और इसके आगे लिख देता हूं स्पेस 3.14। इसका ये मतलब है मैंने एक वैल्यू डिफाइन कर दी है, पाई लिखा हुआ है और उसकी 3.14। अब मैं जब भी प्रोग्राम शुरू करूंगा तो मुझे लिखना पड़ेगा वॉइड मेन, मेरा प्रोग्राम यहां से ही शुरू होगा, आपको भी पता है। और जब ये प्रोग्राम शुरू हो तो आप इसके अंदर चाहो तो डायरेक्टली लिख सकते हो क्या, जैसे कि पाई इंटू, आपको अगर पता है आर की वैल्यू क्या है, आर मान लेते हैं 2 है, आर इंटू आर चलेगा। तो ये इंटरनली ये जो पाया ये रिप्लेस हो जाएगा 3.14 से, यहाँ पे कर सकते हो ऐसा। तो आपको जब कोई वैल्यू असाइन करनी हो तो आप इस तरीके से, डिफाइंड लिख दिया क्या मैंने, डिफाइन है, सॉरी डिफाइन है वो, तो आप उसको ध्यान में रखो, ठीक है। तो एक ये बात आपको ध्यान में रखना है, इस तरीके से आप कर सकते हो। और इसको कहीं भी, और ज़रूरी नहीं पाए, इसकी जगह पे आप कुछ और भी ले सकते हो, दूसरा कुछ आपको कुछ और चाहिए तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं कि एक प्रोग्राम आपको मैं दिखाता हूं बना के, तब आपको आइडिया आ जाएगी मैं क्या बताना चाहता हूं। ये देखो कहाँ गया कोड ब्लॉक सॉफ्टवेयर, ये एकदम आखिरी का ही चल रहा है। अगर इसके अलावा आपको लगता है कि कोई टॉपिक बचा है, मैंने तो 2 3 4 चीज़ें आपको बोला था खुद से करने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ जो मैंने नहीं पढ़ाया है आप मुझे बोल सकते हो, उसको कभी भी मैं पढ़ा दूंगा। बाकी लगभग हमारा हुआ है सी प्रोग्रामिंग का, हमने दिसंबर में शुरू किया था अपनी बैच को, और लगभग बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं। जैसे प्रोग्राम्स की भी बात करोगे आप तो एलसीएम एचसीएफ फैक्टोरियल, प्राइम नंबर, सम ऑफ डिजिट, रिवर्स स्ट्रिंग, पैलिंड्रोम, उसके बाद एमस्ट्रॉन्ग नंबर, फिबोनाची सीरीज, स्टार के पैटर्न्स हो गए हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर, पॉजिटिव निगेटिव इवन ऑड वगैरह, ये सारे प्रोग्राम लिए हैं। फाइल हैंडलिंग भी हुआ है, स्ट्रक्चर यूनियन पढ़ाया, स्ट्रिंग पढ़ाया, मैंने एरेज भी पढ़ाया है, 2D एरे भी पढ़ाया आपको, उसमें भी प्रोग्राम हुआ था 2 मैट्राइसेस वाला एडिशन का। उसके बाद आप देखोगे तो लगभग हर चैप्टर को मैंने अच्छे से, पॉइंटर्स भी पढ़ाया है ना, पॉइंटर्स जो दूसरों का एड्रेस रखता है, फंक्शंस पढ़ा है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, ये टॉपिक, स्विच केस हुआ है, फॉर लूप हुआ है, वाइल लूप, डू वाइल लूप, इफ एल्स वगैरह, जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब एक सी प्रोग्रामिंग के हिसाब से हमने जो भी चीज़ें हैं सारी कवर की हुई हैं। वैसे आप थेरी जो है वहाँ से डाउनलोड कर लेना, इसका नाम रख देता हूँ macros.c। ये देखो यहाँ पे लिखता हूँ हैश डिफाइन, ये देखो ये सारे आ गए, हाँ हैश एलीफ हैश, यहाँ पे देख लो एलिफ डेफ, उसके बाद एल्स, एंडिफ, एरर, इफ डेफ, ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे। मुझे बहुत सारे सारे याद भी थे, अभी बहुत दिन से गैप हुआ है। प्रैग्मा वगैरह भी मैंने पढ़ा था, पूछते हैं, मुझे अभी याद नहीं है। हैश डिफाइन, उसके बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पे PI 3.14, अरे उसके बाद लिखता हूँ मेन से मेरा प्रोग्राम शुरू होगा। और ज़रूरी थोड़ी पाई की वैल्यू आप ले सकते हो, आप कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे कि मैं बोल देता हूँ x की वैल्यू 3, तो प्रिंट एफ। और अगर आप अपने प्रोग्राम में x लिखोगे तो ये कोई मेमोरी नहीं है, ये जस्ट उसको रिप्लेस करेगा। ये देखो 3 आ रहा है, कोई मेमोरी नहीं बन रही है, आप मेमोरी बनाने से बचने के लिए इसको यूज़ कर सकते हो, आपका जो स्टोरेज स्पेस है उसको बचा सकते हो, ये वो चीज़ है। तो आप ऐसे कर सकते हो। कुछ मेरे पास और भी चीज़ें हैं, कुछ कुछ जैसे कि अगर आप यहाँ लिखते हो अंडरस्कोर डेट, डबल अंडरस्कोर एस लिखना पड़ेगा यहाँ पे शायद, इसको रन करके देखते हैं एक बार, तो ये आज की जो डेट है वो भी बताएगा। अगर आपको लगता है कोई ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हो, हेलो ये टाइम हो रहा है, ये डेट हो रही है, तो आप उसको इस तरीके से यूज कर। उसके साथ साथ और कुछ बता देता हूँ, जैसे प्रिंट एफ में लिख देता हूँ टाइम है तो टाइम के लिए भी लिख सकते हो ना आप, तो ये देख टाइम भी दिख रहा है, उसके आगे 10 बज के जो जो भी समय हो रहा है वो दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ आप चाहो, फाइल कौन सी है आपका प्रोग्राम, macros.c आपने नाम रखा हुआ है, मतलब आपको जो चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन, रुको इसके आगे बैकस्लैश n लिख देता हूँ ताकि लाइन बदल जाए, लाइन बदल जाए, फाइल का पाथ भी बताता है, पूरा नाम बताता है। उसके बाद आप चाहो तो लाइन प्रिंट एफ, मतलब आपको पता करना इस समय आप जो टाइप कर रहे हो वो कितने नंबर की लाइन है। यहाँ साइड में तो दिख रहा है 7 नंबर, लेकिन आप पूछ भी सकते हो %d, हाँ डी लिखूंगा इस बार, बैकस्लैश n कॉमा लाइन, 7 नंबर की लाइन है।
मतलब आप ये यहाँ तो सॉफ्टवेयर में दिखता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर में नहीं दिखता, इसमें दिख रहा है ना, सब में थोड़ी दिखता है। तो ये एक प्री डिफाइंड वेरिएबल है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। उसके साथ साथ जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अभी ये जो है ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आपको करंट डेट करंट टाइम पता करना है सी प्रोग्रामिंग में तो ऐसे पॉसिबल है, आपको इसको ध्यान में रखना है। और जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल्स और बताता हूँ, रुक जाओ। तारीख मतलब क्या? तारीख प्रोग्राम बना के बोल रहे हो क्या? बनेगा क्यों नहीं बनेगा, अपने को 365 के हिसाब से करना पड़ेगा ना। लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि 4 साल में एक बार 366 डेज होते हैं, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहले अपने को ना लीप ईयर वाला प्रोग्राम भी थोड़ा लॉजिक लगा के रखना पड़ेगा कि अगर 2004 है तो लीप ईयर होता है, 2008 है तो लीप ईयर होता है। तो आप कहाँ से कहाँ पूछ रहे हो उससे तय होगा, 2016 से पूछ रहे हो या 2017 से 19 में, तब तो लीप ईयर का कोई संबंध नहीं है। तब 365 से करे, अगर उसमें ये साल आ गया तो 366 मतलब 366 करे, ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा। बनेगा क्यों नहीं, उसमें से उतना माइनस करो, फिर डिवाइडेड बाय 7, फिर डेज भी करोगे आप डिवाइड, ताकि आपको डेज भी मिल जाए, कौन सा दिन पड़ेगा। होगा, बनेगा प्रोग्राम, क्यों नहीं बनेगा। ऐसे प्रोग्राम्स ऑलरेडी बहुत बने हुए होंगे, हम अगर लॉजिक लगाएंगे बैठेंगे, बड़ा प्रोग्राम है, इसको काफ़ी लॉजिक लगाना पड़ेगा और बनेगा। कि 2 साल पहले क्या डेट थी, कौन सा डे था, ऐसे टाइप का आप बना सकते हो। कि इतने तारीख को कौन सा वार था, जैसे हम बोलते हैं ना, ये बना सकते हो एप्लीकेशन सी प्रोग्रामिंग में। अगर मैं कभी भी पूछूं कि बताओ 15 फरवरी 1950 को कौन सा दिन था, तो आप वो चेक करके बता सकते हो तुरंत। वो ऐप पे, ऐसा ऐप आप चाहो तो प्ले स्टोर पे भी डाल सकते हो, ऐसे टाइप का आप बना सकते हो। ट्राई तो करो, बनाओ देखो। हाँ, ऐसा आप कर सकते हो। कुछ लगे तो मैं भी देखूंगा आप क्या कर रहे हो, कुछ रहेगा तो बताऊंगा भी आपको। तो ठीक है, एक और चीज मैं बता देता हूँ छोटी सी। जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हैश डिफाइन, ऐसे इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। लिख देता हूँ एरिया, अगर यूजर ने एरिया, ए वर्ड लिखता हूँ ए, उसके आगे ब्रैकेट लगा के लिख देता हूँ एल कॉमा बी, उसके बाद लिख देता हूँ स्पेस, तो ये हो जाना चाहिए एल इंटू बी। कुछ समझ रहे हो, अभी बताता हूँ। अगर प्रोग्राम में कभी भी ये ए यूज किया गया ऐसा और लिख दिया गया 3,2, तो पता है इसका रिजल्ट क्या आएगा? 6 आएगा, क्योंकि ये रिप्लेस हो जाएगा इस 6 से। आप चाहो तो इसको 6 को रख सकते हो किसी मेमोरी में के में, और प्रिंट करा सकते हो किसको, के को, 6 प्रिंट होगा, ऐसा भी पॉसिबल है। अरे क्या है, नहीं सेमी कोलन और देखो 6 दिख रहा है, हो गया। इस तरीके से कर सकते हो आप चाहो तो। यहाँ पे बैक स्लैश अगर लिख देता तो 2 लाइन नीचे चला जाता। अब देखो हो गया ना। ऐसे आप चाहो तो इस तरीके से भी वैल्यूज, हाँ जैसे 2 नंबर्स में से बड़ा पता करना है तो वो भी कर सकते हो कि अगर 3 और 2 एंटर किया है तो 3 मिले। वो कंडीशनल ऑपरेटर आता है ना, रुको ट्राई करते हैं। हैश डिफाइन मैक्स नाम का बनाता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ x कॉमा वाई, और उसके आगे लिख देता हूँ x ग्रेटर देन y क्वेश्चन मार्क x कोलन y। याद है, यदि x बड़ा है y से तो x, हाँ, नहीं तो y। तो इसको ट्राई, मतलब आप डायरेक्ट लिख सकते हो ऐसे, क्या मैक्स ऑफ 11,61 में, तो ये तुरंत बताएगा और ये डायरेक्ट रखवा लेगा अपने किसी मेमोरी में। डायरेक्ट मैक्सिमम कैलकुलेट करने का तरीका, मतलब ऐसे आप कर सकते हो चाहो तो। चलो मैक्सिमम नंबर रख लेता हूँ m नाम की मेमोरी में, प्रिंट करा लेते हैं मैक्सिमम नंबर इज %d कॉमा, देखिए मतलब ऐसे टाइप के आप कर सकते हो। इफ और एल्स को भी ऐसे यूज किया जाता है। ये देखो 61 तुरंत बता रहा है। मतलब आप यहाँ पे लॉजिक ऑलरेडी लगा के रख सकते हो और बाद में आप डायरेक्ट फटाफट यूज कर सकते हो। बार बार करने से अच्छा आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। इसे भी चाहिए तो लिख लो, काफी आसान है, बहुत सारा सिंपल कोड है, आपको सिंपल लगेगा ये बहुत काफी। इफ वाला एक बार खाली चेक कर लेना बस, ठीक है। आज इतना ही होगा, बाकी कुछ रहेगा तो कभी हम ले लेंगे, वैसे हो ही गया है। अभी चलो अगला लेक्चर है हमारा पाइथन का। चलो फिर बाय सबको।